हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में जानेंगे। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में हमसे स्टार्ट करें इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बना रखा है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को लेकर के, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है, ठीक है, किस टाइप का डिफॉर्मेशन है, कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेस से कैसे अलग है, इसको आप समझ लें, और फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझें, इससे आपको ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए हम लोग मूव करते हैं विदिन। अगर हम डिफाइन करें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है, और इसको डिफाइन किया जाए तो विदिन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी के लिमिट के अंदर, ठीक है, when it says that within the limit of proportionality, it basically says that within the elastic limit, ठीक है, क्या कह रहा है ये, विदिन द इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट्स की बात कर रहा है। तो विदिन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस to the shearing strain is called the modulus of rigidity of the material of the body, ठीक है। तो modulus of rigidity किसका प्रॉपर्टीज है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। the ratio of the shearing stress to the shearing strain is called the modulus of rigidity of the material of the body and is denoted by eta। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। और आपको पता है कि शेयरिंग स्ट्रेस किस सिनेरियो में डेवलप होता है, जब फोर्सेस किसी भी सरफेस के पैरेलल लगती है, then it will create, क्या करता है वो, it will create displacement among the different layers। एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा डिस्प्लेस होता है, और इसकी वजह से ये डिफॉर्मेशन जो होता है ये अलग काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन है इन कंपैरिजन टू द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल और कंप्रेशन के केस में जो आपका डिफॉर्मेशन होता है उससे बिल्कुल अलग तरह का डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें जो फोर्सेज होते हैं वो सरफेस के पैरेलल लगते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख लें कि शेयरिंग स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो बहुत बेहतर वीडियो है। अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल गेट अ बेटर व्यू, क्योंकि आपको बुक्स वगैरह में ज्यादा अच्छी तरह से इस चीज को लेकर के नहीं समझाया हुआ है। चलिए, ये रहा मेरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस का डेफिनेशन, दैट इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो सिचुएशन हमारा कुछ ऐसा है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्यूब है किसी मटेरियल का बना हुआ, ठीक है, इट इज मेड अप सम मटेरियल, किसी मटेरियल का बना हुआ है, और ये जो क्यूब है ना, इसकी खासियत यहाँ क्या है, इट इज फिक्स्ड एट द लोअर एंड। इस एंड पे ये जो सरफेस है क्यूब का, लोअर सरफेस, ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ए क्यूब ऑफ मटेरियल फिक्स्ड एट द लोअर फेस एंड एक्टेड अपॉन बाय ए टेंजेंशियल फोर्स एफ, और टॉप एंड पे एक टेंजेंशियल फोर्स हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एफ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एट इट्स अपर सरफेस हैविंग द एरिया ए, इसका जो एरिया है वो ए है। अगर ये क्यूब है तो अगर इसका लेंथ देखो, ये जो लेंथ है, ठीक है, अगर इसका लेंथ, ये जो साइड लेंथ है, अगर इसका लेंथ एल होगा, ठीक है, तो इसके सारे सरफेस का जो एरिया होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। इस सरफेस एरिया जो होगा हर एक मतलब फेस का, वो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्यूब का केस है, मैं मानता हूँ कि इसका जो साइड लेंथ है वो एल है। तो क्या हो रहा है कि कंसीडर ए क्यूब ऑफ सम मटेरियल fixed at the lower face and acted upon by a tangential force at its upper surface having the area A। तो shearing stress इस केस में क्या होगा, क्योंकि इस जब फोर्स आप लगाओगे तो जो इसके डिफरेंट लेयर्स होंगे ना, वो एक दूसरे के रिलेटिवली डिस्प्लेस करेंगे, तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस केस में जो अगर हम डिफाइन करेंगे shear stress को, तो shear stress क्या होगा, shear stress क्या होगा, बेसिकली स्ट्रेस इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे देखो, तो जब तुम फोर्स इधर लगाओगे तो एक ये जो सरफेस है, इस पे यदि ये फिक्स्ड है तो ये सरफेस इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब क्या होगा, ये जो डिफरेंट लेयर्स है क्यूब के, जैसे ये एक लेयर होगा, फिर एक लेयर ये होगा, तो ये जो डिफरेंट लेयर्स है, ये इस फोर्स की वजह से क्या होंगे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस करेंगे, देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन एंड दैट विल बी द जो है शियर स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ तो उसको शियर स्ट्रेन कहेंगे। तो हियर दिस इज शियर स्ट्रेस एंड डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो फोर्स है वो क्या है, इट इज द पैरेलल फोर्स, ठीक है, ये क्या है, इस सरफेस के पैरेलल है, दैट्स व्हाई इट इज द शियर फोर्स। पैरेलल है एफ बाय इस, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा ये ए, दिस इज द शियर स्ट्रेस, ठीक है, दिस इज द शियर स्ट्रेस। अब सिचुएशन ऐसा है कि ये जो फोर्स आपने लगाया, इस फोर्स की वजह से आपको पता है कि इसके जो डिफरेंट लेयर्स के मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे के बीच में इसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया। वॉल्यूम रिमेन्स द कांस्टेंट इन केस ऑफ द शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस के केस में जब शियर डिफॉर्मेशन होता है तो वॉल्यूम सेम होता है, केवल शेप डिफॉर्म करता है। तो यहाँ देखो, जो था ये शेप डिफॉर्म होकर के आप पैरेललोग्राम का शेप ले लिया, मतलब ये जो अगर आपका क्यूब है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कोई ब्लॉक है और उस पे आपने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो पैरेललोग्राम का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आफ्टर डिफॉर्मेशन, इस फोर्स की वजह से जो आफ्टर डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, आफ्टर
डिफॉर्मेशन, या कह सकते हो क्या चीज, डिफॉर्मेशन। ये जो स्टेट है ये क्या इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जब इसके लेयर्स को क्या करता है, खींचता है टुवर्ड दिस डायरेक्शन, तो इसके लेयर में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो इसको अपोजिट डायरेक्शंस में रिस्टोर करने की कोशिश करता है, एंड दैट इज द शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे पिक्चर में आता है मैं फिर कहूंगा, प्लीज उस वीडियो को आप देख लेना कि हाउ द शियर स्ट्रेस कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। क्योंकि बुक्स वगैरह में इस चीज का ओवरव्यू नहीं मिलता है। जैसे ही फोर्स पैरेलल टू द सरफेस आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी सरफेस डिफरेंट लेयर का बना हुआ है, तो इन सरफेस के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है उस फोर्स की वजह से इनफाइनाइट नहीं हो जाता, मतलब एक ऐसा लिमिटिंग सिचुएशन अचीव होता है जब इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसको हम शियर फोर्स बोलेंगे, जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, इसका डिफरेंट लेयर्स के बीच प्रोड्यूस होगा, वो इसको क्या करेगा, तो बैलेंस कर देता है। तो समझ लो आफ्टर डिफॉर्मेशन जो है सो ये शेप मेरा ये रिगेन हुआ। तो तुम क्या कह सकते हो कि द शियरिंग फोर्स, कौन सा शियर फोर्स है ये, द शियरिंग डिफॉर्मेशन फोर्स causes the consecutive horizontal layer of the cube to slightly displaced। ठीक है, जो ये जो क्यूब है इसका जो consecutive horizontal layers है, ये जो layers होंगे डिफरेंट layers का ये क्यूब बना होगा। ठीक है, लेयर्स कैसा होगा, लेयर्स ऐसा होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लेयर्स क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर लेयर्स होगा। डिफरेंट लेयर्स का जो ये क्यूब का डिफरेंट लेयर्स है वो क्या होगा, कंसेक्यूटिव लेयर क्या होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, एंड इसको कह सकते हो कि शियर रिलेटिव टू वन अनदर। ठीक है, तो ईच लाइन, ये जो लाइन है आपका, each line such as PQRS in the cube is rotated to an angle phi। मतलब देखो यहाँ से कि जो लाइंस हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें each lines, अगर सपोज करो कि ये रेक्टेंगल है and this is PQ and this is RS, तो आपने क्या देखा कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ये अब जो लाइन हो गया PQ ये ऐसा हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका RS। ठीक है, तो ये देखो अगर तो ये सिचुएशन हुआ जब मेरा क्यूब ओरिजिनल पोजीशंस में था, तो दिस वाज द P एंड दिस वाज द Q एंड दिस वाज द P। ठीक है, अब देखो जब डिफॉर्मेशन हुई, ठीक है, जब डिफॉर्मेशन हुई तो सिचुएशंस क्या है, जब डिफॉर्मेशन हुई तो सिचुएशन ये है कि मेरा जो Q है अब ये पॉइंट हो गया Q प्राइम, मतलब ये जो है डिस्प्लेस्ड हो गया, मतलब ये जो लाइन था, वर्टिकल लाइन जिसका लेंथ L था, इट हैज रोटेटेड बाय एन एंगल कॉल्ड फाई। सिमिलरली आप देखो ये भी लाइन क्या हुआ, तो फाई से रोटेट कर गया, या आप यहाँ भी देख सकते हो ये भी फाई से रोटेट कर गया। ठीक है, दिस सेम situations is here. So the shearing force causes the consecutive horizontal layer of the cube to slightly displaced or sheared relative to one another. ठीक है, and each lines such as PQ and RS, ठीक है, such as ये जो PQ थे और ये जो RS था, ठीक है, this was the R and this was the S, now this is the R prime। ठीक है, ये तो सरफेस फिक्स्ड है तो PS तो फिक्स ही रहेगा। तो each line PQ and RS in the cube is rotated for an angle phi by this shear। तो क्या हुआ, ये जो वर्टिकल लाइंस थे वो रोटेट हो गया फाई एंगल से। तो ये जो आपका डिफॉर्मेशन हुआ शेप का, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द एंगल फाई इन रेडियन थ्रू व्हिच द लाइन नॉर्मल टू द फिक्स्ड सरफेस हैज टर्न्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये था तुम्हारा P, ये था तुम्हारा Q, ये था तुम्हारा R और ये था S। अब डिफॉर्मेशन के बाद ये जो पॉइंट Q था वो यहाँ आ गया, दिस इज अ Q प्राइम, ये एंगल हो गया फाई। तो अगर ये कहो कि इसमें ये जो डिफॉर्मेशन हुआ ये हो गया मान लो x, इसका ओरिजिनल लेंथ तुमको पता है L। ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ L है, तो तुम कहीं ना कहीं ये जो एंगल फाई है तुम लिखोगे क्या चीज, tan phi इज इक्वल टू व्हाट, tan phi ये 90 डिग्री होगा, तो तुम tan phi इज इक्वल टू x बाई L लिखोगे। और फॉर ए स्मॉल, ठीक है, फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, मतलब फाई अगर स्मॉल है, फाई अगर आपका क्या है स्मॉल है, तो उस केस में तुम लिख सकते हो कि tan phi इज टेंडिंग टू फाई। ठीक है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म है, या अगर फाई स्मॉल होगा तो tan phi इज इक्वल टू फाई, और ये कैसा होगा, रेडियन में होगा। तो अल्टीमेटली तुम लिख सकते हो कि जो शियर स्ट्रेन है फाई दिस इज इक्वल टू x बाई L एंड शियर स्ट्रेन इज मेजर्ड इन रेडियन में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा शियर स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन क्या प्रोड्यूस हुआ। तो जब तुम डिफाइन करोगे ना शियर, अब तुम जब शियर मॉडुलस जब तुम डिफाइन करोगे शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर तुम डिफाइन करो, ठीक है, रिजिडिटी, इट विल सिंपली बी F बाई A और बाई यहां से क्या चीज हो जाएगा, तो x बाई L। ठीक है, x बाई L, और इससे तुम निकाल सकते हो क्या चीज की जो ईटा की वैल्यू होगी, दिस इज सिंपली F बाई F इंटू L बाई जो x इंटू
ए, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ shear मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होते हैं, ठीक है। लिक्विड में या गैसेस में shear फोर्सेस को सस्टेन करने की, सरफेस के पैरेलल फोर्स को सस्टेन करने की क्षमता नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली डिफाइंड फॉर द सॉलिड मटेरियल्स हो जाता है। तो shear मॉडुलस अब ये है क्या चीज, मतलब कहाँ इसका यूज होगा। देखो shear मॉडुलस क्या है कि ट्विस्टिंग के केस में, मान लो ये पेन है, इसको मैं ट्विस्ट करता हूँ, तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्सेस ट्विस्टिंग के बाद डेवलप होगा ना, वो क्या होगा, इसको नॉर्मल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो जिसका shear मॉडुलस, जिसका क्या होगा, तो जिसका shear मॉडुलस तुम्हारा जो है वो कम होगा, उसमें ट्विस्टिंग इजीली हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के केस में जहां मूविंग कॉइल वगैरह यूज होता है, वहां एज ए वाइड जो है सो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसका shear मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू लो होती है जो है। ये एक बेसिक ओवरव्यू था और इसी के रिगार्डिंग छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। आपको shear मॉडुलस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। या जैसे कभी कभी क्या होगा कि स्ट्रेन की वैल्यू 5 दे दी जाएगी, ये एक्स और एल के फॉर्म में स्ट्रेन की वैल्यू नहीं होगी, उस केस में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप कोशिश करेंगे बनाने का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं हमें जो है। थैंक यू वेरी मच।